बीडीसी चेयरमैन कोतवाल साहब, हमारे सीनियर विधायक साबका वजीर शक्तिराज परिहार जी, यहाँ के आपके लोकप्रिय नेता, आपके मकबूल तरीन नुमाइंदा दिलीप सिंह परिहार जी, वाइस चेयरमैन संगीता जी, इस सारे प्रोग्राम को मुनक्कद करने वाले, इसके आयोजन के सूत्रधार डॉक्टर जवीर साहब, जो मुबारकबाद के भी हकदार हैं। मुझे लगता है कि अभी इन्होंने जो स्टार्टअप कन्क्लेव का एक सिलसिला शुरू किया है, जिसके तहत ये इस तरह के 2 दिवसीय कार्यक्रम मुंबई में कर चुके हैं, जम्मू में कर चुके, वो लगभग उसी तर्ज पर आज ये भड़वा में प्रोग्राम हो रहा है। मुझे नहीं लगता इस तरह की गैदरिंग, और जैसा ये खुद कह रहे थे कि हिमाचल से भी यहाँ पर हमारे सामीन हैं, उत्तराखंड से भी, मणिपुर से भी, तो ये सारा का सारा हिंदुस्तान अगर एक छत के नीचे इकट्ठा करने का काम किया है तो डॉक्टर जवीर साहब ने किया। इसके अलावा इनकी बात में ये भी जोड़ना है कि लगभग दिल्ली से हर एक लीडिंग मीडिया चैनल एजेंसी के हमारे दोस्त नुमाइंदे भी यहाँ पर मौजूद हैं। जमीर साहब, उनको एक बार ऊपर बुला लीजिएगा तो सबके दर्शन भी हो जाए। वी लिव इन एविडेंस बेस्ड एरा, कोई ये ना कहे कि यूं ही कह दिया। मुझे लगता है कि पहली बार भद्रवाह में होने वाले किसी इवेंट को कवर करने के लिए सारे हिंदुस्तान का मीडिया यहाँ मौजूद है। ये भी एक भद्रवाह वासियों के लिए और हम सब के लिए एक बहुत बड़ी मुबारकबाद और बधाई की बात है। साथ ही हमारे दूसरे साइंसदान डायरेक्टर डॉक्टर अन्नपूर्णा जी, बहुत कम लोग आप जानते होंगे कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बनाया गया, लेकिन विश्व विख्यात मिलेट एक्सपर्ट कोई है तो आपके सामने मौजूद हैं। अक्सर साइंसदानों की उस तरह से कदर नहीं होती क्योंकि उनका मीडिया वाले बयान नहीं देते। उनके साथ डॉक्टर शेषने बैठे हैं लखनऊ से, क्यूले बापी के हमसे लोटस, वही कह रहा हूँ। तो बहुत कम लोगों को मालूम है कि 108 पत्ते का या 108 पत्तियों का कमल का फूल लोटस जिस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया और जिसके नाम पर कौन बनेगा करोड़पति में एक युवती को एक अच्छा खासा इनाम भी कमाने का मौका मिला, उसके पीछे डॉक्टर साहब आप जरा खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। तो कमल का फूल ईजाद करने वाले डॉक्टर साहब। अब ये और बात है कि करोड़पति के उस इनाम में से इनको कोई हिस्सा ना मिल सका, लेकिन आपकी तालियां ही इनके लिए इनाम का बायस रही। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें ये एहसास हो कि पहली बार मुझे लग रहा है कि भद्रवाह शहर में, भद्रवाह नगरी में इस तरह का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। और आज जब ये लेवेंडर की बात कर रहे थे तो मैं ये कह सकता हूं कि भद्रवाह की इन हसीन वादियों में इस शोभी भरे खुशनुमा मंजर में, जहां कई दिनों से ऑपरेशन सिंदूर और दूसरी चर्चाएं चल रही थी, आज लेवेंडर के फूल की महक सारे हिंदुस्तान तक पहुंची। और ये लेवेंडर का फूल जिसकी जिक्र अभी और जिसकी पूरी जीवन गाथा अभी आपको डॉक्टर जवीर साहब सुना रहे थे, ये आज भद्रवाह की शिनाख्त बन चुका है सारे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में। और इसके लिए फख्र है आप सबको भी, हमको भी, और मुझे ज़ाती तौर से भी, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी इसी ज़िला से, ज़िला डोडा से। और शायद नई पीढ़ी के लोगों को ये बात समझ में ना आए, लेकिन हमारी पीढ़ी के लोग इस बात की तस्दीक करेंगे कि जब हम लड़कपन से बाहर जाते थे, लड़कपन में कहीं बाहर जाते तो अपना ताल्लुक देना होता तो ये समझाना पड़ता था
कि कहाँ के रहने वाले। तो ये तफसील से बताना पड़ता था कि जम्मू कश्मीर का एक दूर दराज का पहाड़ी जिला है, डोडा चिनाब दरिया के किनारे बसता है। चिनाब का सबको पता था। और वहाँ पे एक पहाड़ पर एक 2-4 गांव है, ब्लॉक का नाम मरमत है, उस ब्लॉक में मेरा पुश्तैनी गाँव। और जब तक वो तफसील खत्म होती है सुनने वाला दिलचस्पी छोड़ देता। लेकिन आज यही तारुफ मुझे आपको ज़बीर साहब को किसी और करने की जरूरत नहीं। ये तारुफ हमारे लिए हमारे मुल्क के सरबराह, हमारे मुखिया, हमारे वज़ीर आज़म, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद किया। जब मन की बात में उन्होंने 5-10 मिनट लगा करके तफसील में समझाया कि जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है डोडा और वहाँ पे एक छोटा सा कस्बा है भद्रवा, और भद्रवा में कुछ एक किसानों ने एक नया तजुर्बा किया और फिर उस तजुर्बे को तफसील में दिया। यानी जब तारुफ हमारा मोदी जी ने करवा दिया तो हम किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और ये सब लवेंडर की बदौलत हुआ। अगर लवेंडर ना होता तो मन की बात में ये जिक्र ना होता और आज जगह जगह इसका चर्चा ना होता। और उसके बाद का कमाल देखिए, करिश्मा देखिए। हिमाचल प्रदेश के वजीर आजम शिमला के डिवीजनल कमिश्नर साहब को कहते हैं कि आप एक टीम भेज दीजिए भद्रवा में, जानकारी लीजिए वो कर क्या रहे हैं। और इसी तरह से उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर साहब, उन्होंने मुझे खुद कहा कि इस तरह से हम भी इसको, और वहाँ भी काम शुरू हो गया। अभी कल भी उनके साथ फोन पर बात हो गई थी। यदि भद्रवा को शिनाख्त भी मिली और भद्रवा हिंदुस्तान की जो विकास यात्रा है उसका एक प्रमुख हिस्सा भी बना। और ये बात महज तकरीर समझ के ना झुठला दीजिएगा, क्योंकि अक्सर आदत हो जाती है हमें, नेता आते हैं तो इलेक्शन की तरह ही भूल जाते हैं। ये लेवेंडर ने बैक वक्त हमारे 3-4 बहुत सारे प्रश्न थे जिनका उत्तर दिया। पहला ये कि सन 2016 में जब स्टार्टअप की स्कीम आई मुल्क में और जिसका आह्वान प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से दिया था अपनी आज़ादी के संबोधन में, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया कह करके, तो बहुत कम लोगों को समझ आया था कि स्टार्टअप होता क्या। महज 350-400 थे, आज बढ़कर के लगभग 2.25 लाख हो गए। स्टार्टअप की दुनिया में हम तीसरे दर्जे में आकर के खड़े हो गए दुनिया भर में। लेकिन अक्सर हमारे नौजवानों में ये जहन में रहता कि चूंकि स्टार्टअप तो बहुत ज़्यादा बंगलौर में मिलते हैं, बहुत ज़्यादा हैदराबाद में मिलते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उसके लिए कोई बहुत पढ़ाई लिखाई की भी ज़रूरत है, 1-2 PhDयाँ भी होनी चाहिए, बहुत बड़ा साइंसदान होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ के बच्चों ने ये भ्रम खत्म किया। दे हैव एक्सप्लोडेड द मिथ। देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन अ स्टार्टअप एंड एन एक्टिव क्वालिफिकेशन और एन एकेडमिक डिग्री। इसके लिए आपको जुनून चाहिए, पैशन चाहिए, आपको सीखने का अर्थ, यू शुड बी ए गुड लर्नर, और आपको टेक्नोलॉजी अपनाने का शऊर चाहिए, एप्टीट्यूड चाहिए। और सरकार की तरफ से हर किस्म की इमदाद हासिल है। यहाँ पे 50 डिस्टिलेशन यूनिट्स भद्रवा में लगे हुए। इंडस्ट्री लिंकेज अच्छा होना चाहिए, जो पहले दिन से करवा दिया गया था। सबसे बड़ी मार्केट इस वक्त इन प्रोडक्ट्स की महाराष्ट्र मुंबई में है। और जब लाखों में खेलने लगे हमारे ये नौजवान, तो कुछ एक अपनी नौकरी छोड़कर भी आ गए। सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट सक्सेस स्टोरीज ऑफ सस्टेनेबल स्टार्टअप। क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना है कि जब तक स्टार्टअप एक अच्छे रोजगार, अच्छी जीविका का माध्यम ना बने, वो स्टार्टअप नहीं रहता। और यहाँ पर भी हमारे लगभग 3000 स्टार्टअप लगभग हो चुके हैं। अभी मैं ज़मीर साहब के साथ वही हिसाब लगा रहा था। और कम से कम जो सबसे कम आमदन वाला ग्रुप होगा वो भी 65-70 लाख साल में कमा रहा है, यानी महीने में 5-6 लाख।
और ये पैगाम होना चाहिए उन वालिदैन के लिए जिनके बच्चे 3-3 हज़ार की कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी के लिए पार्टी और दफ्तरों के बाहर बैठे हुए, कोई नहीं दे सकता। तो रोजगार का मतलब ये भी नहीं है कि सरकारी नौकरी। आज मोदी जी के आने के बाद इतने सारे और विकल्प पैदा हो गए हैं इस मुल्क में कि नौकरी से बाहर ज्यादा आपको आयाम भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, मौके भी है। और ये बात भी साबित करने का काम भद्रवाह से होगा। सो यू हैव एक्सप्लोडेड द मिथ ऑफ बीइंग हाईली क्वालिफाइड टू बी अ सक्सेसफुल स्टार्टअप। और दूसरा ये भी कि आपको लगता था स्टार्टअप, अरे इसका मतलब है आपके जहन में तस्वीर आ जाती कोई ऐसा नौजवान है जो बैठा हुआ कंप्यूटर पर इधर दबा रहा है, इधर दबा रहा है, इधर दबा रहा है, आपको कोई समझ नहीं आ रहा हो पैसे कमा रहा है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट आया विदेश से, ज्यादातर अमेरिका से, लैंड हुआ बंगलौर से, और आप समझिए आईटी है। हिंदुस्तान का स्टार्टअप एग्री स्टार्टअप, हमारा एक्सक्लूसिव डोमेन एग्रीकल्चर है। और ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारी पूरी जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, उसका योगदान महज और महज 13-14%। इसका मतलब ये नॉट येट फुली एक्सप्लॉइटेड। जब मैंने कहा शुरू में कि आज भद्रवाह हिंदुस्तान की विकास यात्रा का हिस्सा बन चुका है, तो दैट इज हाउ आई एम ट्राइंग टू क्वालिफाई व्हाट आई सेड। जैसे मैंने कहा कि आज तर्क के साथ बात करने का जमाना है। आपने कभी सोचा, इत्तेफाक से भी हाल ही में कुछ ही दिन पहले हम चौथे दर्जे पर पहुंचे और हम बात कर रहे हैं कि 2028 तक हम तीसरे दर्जे पर पहुंचेंगे इकॉनमी, फिर दूसरे और फिर डबल दर्जे पर। तो कैसे होगा? वो वैल्यू एडिशन कहाँ से होगी? वो वैल्यू एडिशन उन्हीं सेक्टर से होगी, उन्हीं खित्तों से होगी जिनको अभी पूरी तरह से ना तराशा गया ना तलाशा गया, क्योंकि उनको पूरी तरह से उस तरह से तवज्जो नहीं मिली जो तवज्जो मोदी जी के आने के बाद गुज़श्ता 10 सालों में मिलना शुरू हुई। यही पहाड़ है, यही हिमालय है, यही लेवेंडर है, यही बच्चे, यही दरिया का किनारा, यही वादी। ये तो सदियों से यहाँ थे। लेकिन वो वर्ड्सवर्थ का कॉल भी, आई सी व्हाट द माइंड नोज। अनफॉर्चुनेटली द माइंड डिडंट नो। अब माइंड को समझ आया तो आंखें खुल गई। और जब हम चौथे दर्जे से तीसरे दर्जे और दूसरे और अव्वल नंबर तक पहुंचेंगे तो यही खित्ते हैं जिनकी संपत्ति, जिनके सरमाए को अभी तक आपने अपने हिंदुस्तान की इकॉनमी का हिस्सा नहीं बनाया। उसी तरह से दूसरा होगा हमारा कोस्टल मैरीन, जिसे ब्लू इकॉनमी कहते हैं। 11,000 किलोमीटर लंबा हमारा समुद्री तट, बंगाल और उड़ीसा से लेकर के महाराष्ट्र, गुजरात का पूरा हिंदुस्तान घूम लीजिए, समुद्री समुद्र। इतनी संपत्ति उसके अंदर छिपी है, मिनरल और मेटल। तो एक आएगा समुद्र और दूसरा आएगा ये हिमालय की गोद में बसे हुए ये प्रदेश। और अगर इनको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट नहीं किया गया तो वो फिर विकसित यात्रा का लक्ष्य हमारा कहीं ना कहीं विलंब में आ जाएगा। और इसलिए ये बात इसलिए कहना जरूरी है कि हमें ये समझना होगा कि किस कदर इस हमारी कामयाब एक तजुर्बे में, एक सफल प्रयोग में ना सिर्फ भद्रवाह को शिनाख्त दी है, आइडेंटिटी दी है, पहचान दी है हिंदुस्तान भर में, बल्कि साथ ही साथ रोजगार का एक नया विकल्प दिया, स्टार्टअप के लिए एक नया जॉनर पैदा किया, इट्स अ न्यू जॉनर ऑफ एग्री स्टार्टअप्स। और साथ में ये भी भ्रम जाता रहा, ये अक्सर एक भ्रम जाता है कि स्टार्टअप का मतलब है कि कोई नौजवान है 20, 25, 30 साल का। ऐसा नहीं है। यू आर नॉट स्टार्टिंग ऑफ योर लाइफ, यू आर स्टार्टिंग ऑफ योर वेंचर। तो इसलिए मैंने कहा कि अगले कॉन्क्लेव में मैं जमीर साहब से भी कह रहा था कि हम अलग स्टॉल लगाने वाले हैं +60 स्टार्टअप्स जो 60 साल की उम्र के बाद शुरू हुए। इत्तेफाक से डॉक्टर अन्नपूर्णा देवी के यहाँ वो मिलिट के स्टार्टअप में जो रिटायरमेंट के बाद जिन्होंने काम शुरू किया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं रिटायरमेंट के बाद क्या होगा। तो ये सारे भ्रम जो इस, क्योंकि एक नई मुहिम थी स्टार्टअप की हिंदुस्तान भर में जो फैले हुए थे, उनको झुठलाने का काम भी भद्रवाह की धरती से हुआ। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सफल की बात। और अगर रोजगार का एक नया विकल्प आया तो सिर्फ भद्रवाह के लिए नहीं, सारे हिंदुस्तान के लिए। आज यहाँ मणिपुर के लोग बैठे हैं, जैसे डॉक्टर जबीर ने बताया, उत्तराखंड से बैठे हैं, हिमाचल से बैठे हैं, सफर करके आए इतने दूर से, किराया खर्च करके आए। तो आपको क्या लगता है कि वो मेरा भाषण सुनने आया? वो गालिब का शेर है कि जिन्हें मतलब नहीं रहता सताते भी नहीं, जिसको मतलब ना तो आपका जोक भी नहीं सुनता। ये सारे इसलिए आए कि जो कहता है कि आज चांद की धरती पर पहुंचा जो है ना, क्योंकि चांद की धरती पर नजर आती हैं रोटियां, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि यहाँ कुछ हो रहा है। हमारा
पसीना चूड़ा हो गया जब मोदी जी ने मन की बात में ये बात कही। तो दूसरे ही दिन मुझे हिमाचल के वजीर आला का फोन आया, बोले डॉक्टर साहब मैं नहीं जानता क्या हो रहा है वहाँ, लेकिन जो हो रहा है मेरे यहाँ करवा दीजिए। तो आपने कितना बड़ा एक नया आयाम एक हिंदुस्तान के आगे रखा है। शायद इस बात का हमें एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि अभी भी हमारी मानसिकता में कहीं वो सरकारी नौकरी 3000 की उसका वहम बैठा हुआ। और इसलिए मैंने ये भी कहा कि अगला जब हमारा कैंपेन होगा तो एक तो हम +60 का भी लगाएंगे एक कोई, और एक हमने तजुर्बा पहले से शुरू कर दिया कि स्टार्टअप के साथ साथ या जो कॉलेज और स्कूल के बच्चों के लिए कंडक्टेड टूर होगा, उसके साथ साथ कम से कम एक वालिदैन वन ऑफ द पेरेंट्स साथ हो, ताकि वो घर जाके बच्चे को गुमराह ना करे। जो कोई डॉक्टर जमीर ने यहाँ सिखाया वो जाकर के घर में जब जाएगा बच्चा तो उसके माता पिता कहते हैं भाई डॉक्टर जमीर तो लगा हुआ है डायरेक्टर, उसने तो अपनी ज़िंदगी बना ली, तू कहाँ फलसफे में आ गया, तू जा उस कोचिंग सेंटर में ट्यूशन ले और तैयारी कर। और यहाँ जो बच्चे बैठे हैं जिन्होंने कभी ट्यूशन नहीं ली, कभी माँ बाप से उस पैकेज के लिए पैसे नहीं खर्चवाए और कहीं बहुत ज़्यादा इम्तहान भी नहीं दिए, ये उन्हीं बच्चों की निस्बतन ज़्यादा कमाई करते हैं। और ये पैगाम इसलिए जरूरी है कि इसको स्टेट के साथ जोड़ना लाजमी है। और आज के वक्त जहाँ ऑपरेशन सिंदूर अभी हाल ही में हुआ और मोदी जी ने कहा ये समाप्त नहीं हुआ, स्थगित हुआ, और आगे क्या होगा वो अगर पाकिस्तान ने दुशासन किया तो उस पर निर्भर है। लेकिन एक ऐसे वक्त में ये लेवेंडर और इसके साथ साथ हमारे दूसरे नए जो तजुर्बे थे इंडियन इकॉनमी को लेकर, ये उसकी बदौलत है कि जो लोग कहा करते थे कि इस 4 दिन के घटनाक्रम के बाद हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तलबला जाएगी, कई साल लग जाएंगे हमें वापस लौटते हुए, उनके बावजूद एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर हुआ, दूसरी तरफ हम 5वें दर्जे से 4थे दर्जे पहुंचे। यानी हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह से इस कदर निरंतरता और स्थिरता के साथ चल रही थी कि ये कौम, ये मुल्क तैयार था कि अगर इस तरह का घटनाक्रम भी हो तो हमारी जो अर्थव्यवस्था की यात्रा है उस पर या उसकी जो असेंट है उस पर कोई असर ना पड़े, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तलबला है। तो देखिए इसमें भी लेवेंडर ही आया, और इसलिए आने वाले वक्त में इसको और हम बड़े स्केल पर ले जाएंगे, जब बड़े पैमाने पर ले जाएंगे, ताकि जब 2047 में वो विकसित भारत का जश्न हो तो कहीं ना कहीं लेवेंडर का नाम आएगा, साथ में भद्रवाह का नाम आएगा, और साथ ही साथ ये भी आएगा कि उस जमाने में डायरेक्टर कौन हुआ करता था, तो जमीर साहब का भी आएगा। और इनके पहले जो डायरेक्टर रहे जिनके साथ हम ये जुड़ के कर रहे हैं, साथ में ये सारी इंस्टीट्यूशन ने मिल करके जो काम किया वो भी एक सिखा रही है होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ साइंस एंड होल ऑफ नेशन अप्रोच। और मैं चाहूँगा कि आप अभी हमारा ये अगले 10-15 दिन में और खेत लहलाने शुरू कर देंगे। मैं चाहूँगा कि आप वहाँ जाइए, इन बच्चों से मिलिए, बल्कि मैंने आज भी ये कहा कि यही बच्चे अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाएं कि किस तरह से उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है, साथ ही वो दुनिया के बाकी हिस्सों में, मुल्क के बाकी हिस्सों तक भी पहुँचे। इस प्रोग्राम के लिए जबीर साहब और उनकी टीम को एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। और मुझे यकीन है कि लेवेंडर के फूल के ज़रिए ही आप हिंदुस्तान के विकसित भारत का एक बार फिर आज 1 जून को संकल्प करें। बहुत बहुत धन्यवाद।